हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर 1, दो बैलों की कथा, जो हमारी क्षितिज बुक का है ये चैप्टर। और ये हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। जैसे कि आपको पता है एचटेट के पेपर में, एचटेट पीजीटी हिंदी का जो पेपर है उसमें, या टीजीटी हिंदी का जो पेपर है उसमें एनसीईआरटी से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशल। इस एनसीईआरटी सीरीज़ को एचटेट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया है ताकि उनकी काफ़ी हेल्प हो सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जैसे साथ साथ लेसन पढ़ेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी बनाते जाएंगे ताकि हम पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। आपको इससे आइडिया होगा कि हमें किस तरीके से रिवीजन करनी है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊँ, अंडरलाइन कराती जाऊँ, आप साथ ही साथ उसे या तो नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करें तो आप डायरेक्ट अपने नोट्स पर काम कर सकें। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हैं या फिर कह सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ कवियों के द्वारा। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीजीटी हिंदी में, स्पेशली ज़्यादातर पीजीटी हिंदी में तो 2 से 3 मार्क्स में तो स्टेटमेंट्स भी पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किस कवि की है या किस रचनाकार की है। तो आप के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो है, ये कहानी है, ये दो बैलों की कथा, ये हमारे प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको प्रेमचंद जी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो मैंने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय के नाम से हमारे चैनल में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर प्रेमचंद जी का जीवन परिचय के नाम से वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जहाँ जहाँ से जितना इम्पोर्टेंट होता जाएगा वहाँ से हम अंडरलाइन करते जाएंगे और साथ ही साथ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे हम थोड़ा थोड़ा स्किप करते जाएंगे। चलिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापाद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। यहाँ पर बच्चों इस पैरे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, बैल का इंट्रोडक्शन दिया गया है। और बैल के इंट्रोडक्शन से पहले यहाँ पर थोड़ा गधे के बारे में बताया गया है क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में बैल को गधे से थोड़ा कम बेवकूफ़ समझा जाता है, तो इसलिए थोड़ा गधे के बारे में यहाँ बताया गया है। तो चलिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि गधे के माध्यम से जो हमारी समाज की जटिलताएं हैं, जो मुश्किलें हैं, हमारे समाज की जटिलताओं और उसके मूल्यों की विडंबना पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है यहाँ पर कि भाई जो गधा है, जिसे ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर जो समाज के जो लोग हैं वो गधे को बुद्धिहीन ही कहते हैं। ज़्यादातर आपने भी ये सुना होगा, गधे को बुद्धिहीन या मूर्ख समझा जाता है, या कोई मूर्ख व्यक्ति होता है तो उसे हम मूर्ख ना कहकर कहीं ना कहीं गधा कहते हैं क्योंकि गधे को बुद्धिहीन समझा जाता है या मूर्ख का एक तरह से प्रतीक समझा जाता है। परंतु क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो गधा है वो मूर्ख नहीं है, वो वास्तव में एक तरह से सीधेपन का प्रतीक है। सीधेपन, सहनशीलता का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है, क्योंकि उसके सीधेपन के कारण, उसकी सहिष्णुता के कारण ही उसे जो है ये उपाधि दी गई है ना बुद्धिहीन की। इस बुद्धिहीन की उपाधि से इसी वजह से मिली है क्योंकि वो काफ़ी सीधा है और सहनशील है। मतलब उसे कोई कुछ भी कहे वो हर तरह से सहन कर लेता है और एकदम सीधापन है, कभी किसी को कुछ कहता नहीं है, जिस कारण उसे एक तरह से बुद्धिहीन या मूर्ख समझा जाता है। बुद्धिहीन या मूर्ख की उपाधि दी गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कवि द्वारा कि
गधे में तो एक तरह से ऋषि मुनियों का गुण है, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए ऋषि मुनियों का गुण। एक सेकेंड, देखिए ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी गधे के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी गुण हैं ऋषि मुनियों के अंदर वो सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब पराकाष्ठा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पराकाष्ठा यानी उच्च कोटि का। मतलब किसी को कुछ भी हम कहते तो उसको उसकी भी एक उच्च कोटि का कहा जाए तो एक तरह से पराकाष्ठा, यानी कि उसे एक उच्च कोटि का मूर्ख कहा जा रहा है अगर गधे को, तो वो हो गया पराकाष्ठा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब बेवकूफ़ कहते हैं उसे एक तरह से पराकाष्ठा में, मतलब एक उच्च कोटि का मूर्ख या उच्च कोटि का बेवकूफ़ उसे कहा जाता है। परंतु यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उसके अंदर सादगी है, सहिष्णुता है, सहन करने की हिम्मत है, जिस कारण उसे एक तरह से मूर्ख की उपाधि मिली है। एक्चुअल में वो मूर्ख या बुद्धिहीन नहीं है, वो सहन करने वालों में से है, इस वजह से उसे एक तरह से मूर्ख कहा गया है। अगर उसे कोई कुछ कहे तो आगे से जवाब नहीं देता, जिस कारण उसे एक तरह से मूर्ख कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बेसिकली जो यहाँ पर लेखक है वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो हमारा सीधापन, हमारी मतलब गधे के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि जो आदमी का सीधापन और जो सहनशील करने की जो उसकी हिम्मत है वो समाज के लिए सही नहीं है। गधा तो केवल एक प्रतीक है जिसके माध्यम से कवि हमें समझा रहा है, लेखक हमें समझा रहा है कि सीधापन और सहनशीलता समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सीधेपन और सहनशीलता, अगर आप समाज के सामने सीधापन और सहनशीलता दिखाएंगे, आप भी गधे की तरह ही मार खाएंगे। यहाँ पर बेसिकली कवि यही समझाना चाहता है। मतलब कवि यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर आप ऐसे शांतिपूर्ण स्वभाव रखेंगे, एकदम सरल स्वभाव सबके साथ रखेंगे, तो वो आपकी एक तरह से कमजोरी होगी। और जब अंग्रेज़ों के समय में, जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, उस समय इसी कमजोरी का, इसी सहनशीलता का अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय लोगों का फ़ायदा उठाया था और उन पर अत्याचार किए थे। तो उस तरह से कवि यही समझाना चाहता है कि ये सीधापन, ये सहनशीलता ठीक नहीं है। अगर जितने ज़्यादा हम सहनशील बनते जाएंगे फिर उतना हम मार खाते रहेंगे। बस यहाँ पर कवि यही समझाना चाहता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए थोड़ा, ये देखिए, ये रहा, गधे का एक छोटा भाई भी है। गधे का एक छोटा भाई और भी है, और उससे कम ही गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। यहाँ पर बैल को भी एक तरह से बुद्धिहीन और थोड़ा मूर्ख ही बताया गया, परंतु गधे से थोड़ा कम। ठीक है, तो ये लाइन ज़रूर नोट कर लेना कि इसको गधे से थोड़ा कम बेवकूफ़ बताया गया है, और गधे का छोटे भाई के रूप में बताया गया, और कम ही गधा बताया गया, उससे थोड़ा कम गधा बताया गया, यानी कि थोड़ा कम मूर्ख बताया गया है, और इसका क्या नाम है, बैल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये लाइन नोट कर लीजिए, मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि बैल को एक तरह से बछिया के ताऊ के नाम से भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, किसी को अगर हम गधा कहते हैं, मूर्ख, यानी एक ही बात है गधा कहना है मूर्ख कहना, ऐसे ही उसे बछिया के ताऊ के नाम से भी हम पुकार सकते हैं, जिसको हम गधा कहें। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। चलिए, इधर कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, दो बैलों की कथा नामक जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। चलिए पढ़ते हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ पर ये दोनों झूरी और काची हस्बैंड वाइफ हैं, वो मतलब एक जगह पर रहते हैं। उन्होंने दो बैल खरीद रखे हैं, दो बैल उनके घर में रहते हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर। अब यहाँ पर बैलों के बारे में बताया गया है, ये झूरी और काची के बारे में नहीं बताया गया, बैलों के बारे में बताया गया है, ध्यान से देखना। देखिए, दोनों पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर और काम में चौकस और ढील में ऊंचे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बैल किसके थे, झूरी और काची के, जिसका नाम है हीरा और मोती, नाम याद रखने हैं।
पछाई जाति के थे और देखने में कैसे थे, सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बहु दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे एक दूसरे से मुख भाषा विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय करना, एक दूसरे से वो बातें करते थे। कैसे करते थे? मुख भाषा में। बच्चों, जो जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी या जानवर होते हैं, वो हमेशा आपस में जब बात करते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मुख भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो जानवर आपस में मुख भाषा में बात करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं, मुख का। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। मतलब वो दोनों एक दूसरे की बात को कैसे समझ जाते हैं हमें नहीं पता, उनकी अपनी ही भाषा है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद का मतलब यहाँ पर है हंसी मजाक के भाव से। ठीक है, विनोद का मतलब है हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है और साथ में ढोल धप्पा होने लगता है। ठीक है, आपको इतना समझ आया? तो मतलब ये बताया गया वो दोनों हीरा और मोती जो बैल हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे प्रेम करते थे, मतलब प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। ठीक है, कभी कभी सींग मिलाना, और विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। तो कभी कभी एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना एक दूसरे को अपने मन के भाव एक दूसरे से प्रकट करते थे। एक दूसरे से जो प्रेम की भावना से प्रकट करती थी। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता हो जाती है, ढोल धप्पा होने लगता है, वैसे ही मतलब बहुत ही घनिष्ठ रूप से उनकी मित्रता हो चुकी थी उस समय। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। देखा है दोस्तों, यहाँ पर मतलब उनके अंदर इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी कि वो जब खुलते थे कैसे चाट कर अपनी थकान कैसे मिटाते थे, एक दूसरे को चाट कर। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और नाद में मुंह डालते साथ ही बैठते थे। मतलब उनकी मित्रता के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो इनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि साथ में खाते पीते, साथ में सोते, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्यार प्रकट करते, और तो और एक दूसरे को पीड़ा में भी नहीं देख सकते थे। अगर एक के ऊपर बोझ दे दिया जाता, दूसरे को ये लगता था कि ये बोझ मेरे ऊपर रहे। अगर हीरा के ऊपर बोझ डाल रहे तो मोती को लगता था कि ये बोझ मेरे ऊपर रहे, हीरा को कोई तकलीफ ना हो। ऐसे ही सेम मोती के साथ होता था। चलिए आगे देखते हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। ये हो गया, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मतलब इतनी मित्रता थी आपस में, अगर एक नहीं खा रहा तो दूसरा भी नहीं खाता था। आगे देखिए। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ओके, बैलों को क्या एक सेकेंड मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। मतलब गोई, मतलब यहाँ यही बताया जा रहा है कि गोई से मतलब यहाँ यही है कि इन दोनों को भेज दिया गया था किसके, जूरी के ससुराल, यानी जूरी की जो वाइफ है काची, आई थिंक क्या नाम है, काची, उसके घर भेज दिया गया। मतलब उसके भाई के घर भेज दिया गया था उन्हें बैलों को खुद नहीं पता था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, उनको लगा कि हमें बेच दिया गया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यहाँ पर ये देखिए, ये गया कौन है, जूरी का साला या जूरी की पत्नी का भाई। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको। गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी कि उन दोनों को जब लेकर जा रहा था तो उससे दांतों तले पसीना आ गया, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे और वो जबरदस्ती उन्हें लेकर जा रहा था बैलों को। इसलिए पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों
को क्यों निकाल रहे हो। मतलब ये एक बैल के मन की व्यथा बताई गई है कि अगर वो बोल पाते, इंसानों से बात कर पाते, तो ये ज़रूर पूछते झूरी से कि तुम हमें, मतलब वो अपने आप को एक तरह से गरीब बता रहे हैं कि हम गरीबों को क्यों मतलब निकाल रहे हो घर से। मतलब इतनी उनके अंदर पीड़ा हो रही थी जाने से, वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया हम सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। ये जो बैल है, बैलों के मन की व्यथा बताई गई है। जब उन्हें लेकर जाया जा रहा था तो उनके मन में ये सब बातें चल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपने घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानी से लगते थे। ये सब बैलों की व्यथा बताई जा रही कि वो मन में क्या सोच रहे हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, इस्लाह की मूक भाषा बताया था, जानवर आपस में कैसे बात करते हैं, मूक भाषा में बात करते हैं। ये इसको नोट कर लेना। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। यहाँ पर बेटा कनखियों का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, तिरछी नज़र में देखना। ठीक है, कनखियों से देखने का मतलब क्या होता है, तिरछी नज़रों से देखना। ठीक है, तिरछी नज़रों से देखा एक दूसरे को, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे मतलब जो पैरों में बांधे जाते हैं जानवरों को वहीं टिकाए रखने के लिए, जा बांधा गया। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। ये लाइन नोट कर लेना कि झूरी ने जब उनको देखा, मतलब एक रात वो लाया, अगली सुबह उठकर उन्होंने मतलब झूरी ने उन दोनों को, हो हीरा और मोती को, किस हालत में पाया। सुबह ये जो लाइन लिखी इसको नोट कर लेना, किस हालत में उसने उन दोनों बैलों को पाया है। ठीक है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। एक सेकेंड, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि जो ये दोनों बैल हैं, हीरा और मोती, ये वहाँ नहीं जाना चाहते थे गया के घर, और उनके अंदर मतलब इतनी दुगनी शक्ति आ गई थी कि किसी भी तरीके से यहाँ से हमने भागना है और अपने मालिक के पास जाना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, कैसे भी जाना पड़े, तो किसी तरह मतलब कर करा के वो अपने मालिक झूरी के पास पहुँचे। तो किस तरह पहुँचे ये चीज़ इस पैरे में यहाँ पर बताई गई है कि भाई क्या क्या उन्होंने किया, किस तरीके से वो पहुँचे। तो प्रातःकाल वो झूरी के पास सुबह पहुँच गए। रातों रात उन्होंने मेहनत की, किसी तरह भागे और सुबह झूरी के पास पहुँच गए। ठीक है, आगे देखो। फिर झूरी ने अपना स्नेह प्रकट किया, तो उसके बारे में बताया गया, गदगद होना यानी खुशी होना। ठीक है, आगे देखिए। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाए, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। मतलब वो दोनों जो बैल थे, मतलब गांव के लोगों को भी बहुत अच्छे लगते थे, उनसे भी उनकी मित्रता थी अच्छी खासी। जो उस गांव के लोग थे जहाँ झूरी रहता था, वो भी लोग भी जो है इसको बहुत पसंद करते थे, हीरा और मोती को। तो बहुत खुश हुए उनके आने पर। तो कोई कुछ लाया, तो कोई कुछ लाया, तो वो कोई कुछ लाया। इस लाइन को नोट कर लेना, कोई अपने घर से क्या लाया तो कोई क्या और कोई क्या। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इतना प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। आगे देखिए। झूरी की स्त्री ने यानी झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम नहीं किया गया उनसे, और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है।
तो झूरी की पत्नी ने जब, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, जब बैल किसी तरह गया से बचकर वापस सुबह अपने मालिक के घर यानी झूरी के घर आते, तो झूरी की जो स्त्री है, झूरी की जो पत्नी है, उसने क्या शब्द यूज़ किए उनके लिए कि नमक हराम बैल है। एक दिन भी वहाँ अगर पूरा सेंटेंस आ जाए या फिर एक वर्ड आ जाए, नमक हराम वर्ड उसने यूज़ किया है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा न दिया होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, झूरी का जो झूरी है अपने साले के बारे में बताया कि उसने ज़रूर चारा दाना नहीं दिया होगा, तभी वो यहाँ आए हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार से रखता था उन बैलों को, और जो गया है उसने उतने प्यार से नहीं रखा जितने प्यार से झूरी रखता था। तो वही वो बता रहा है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। मतलब झूरी वही बता रहा है कि अगर उन्हें चारा मिल जाता तो वो क्यों भागते, उनकी अच्छी खातिरदारी नहीं हुई तभी तो वो यहाँ आए हैं। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले, अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई जो झूरी की पत्नी है वो बता रही है कि तुम तो उन्हें इतना, मतलब अपने पति को कह रही है झूरी को, कि तुम तो इससे इतना प्यार करते हो, मतलब उनको, मतलब कहने का मतलब कि काम कम करवाते हो, उनसे प्यार ज़्यादा करते हो, कभी सूखा भूसा नहीं दिया उसे आज तक, मतलब ऐसे सहलाते रहना, उससे हाथ मसल के सहलाते रहना, ये सब चीज़ें झूरी करता था। तो वही उसकी पत्नी कह रही है, बाकी लोग उसे सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं, परंतु जितना खिलाते उतना फिर काम भी करवाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ सिलाते ही रहते हैं। तो वही एक तरह से व्यंग्य कर रही है उस पर। आगे देखिए, वही हुआ, मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जैसे इसकी पत्नी ने कहा था कि भाई अब इनको सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, गुस्से में उसने कहा ये कुछ नहीं करते, नमक हराम है, अब देखती हूँ इनको सूखे भूसे के सिवा कोई और कुछ क्या देता है। तो वही हुआ कि उसको सूखा भूसा ही मिला और कुछ नहीं मिला। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हें किसी कहोगे। चलो, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बैलों के बारे में बताया गया कि बैल आपस में मतलब बात करें कि मालकिन तो मार ही डालेगी, सूखे भूसे के अलावा कुछ देगी नहीं, तो आपस में एक दूसरे को कह के चुरा ला, मतलब जो अच्छा भूसा चुरा ला, जो अच्छी खाने की जो चीज़ें जो झूरी देता था उसे चुरा ला। आगे देखते हैं, आगे नहीं है। चलो बच्चों, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये आपका था पार्ट 1, ठीक है बच्चों। आपकी ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, ये कम से कम एटलीस्ट 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसको हम पार्ट वाइज ही पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो साथ के साथ हम उसे रिवाइज कर पाएंगे, नोट्स भी साथ के साथ बन जाएंगे। तो इसलिए हम इनको पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसे हम एटलीस्ट 2 पार्ट्स कवर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी होता रहे और हम अगला चैप्टर भी अपना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली माय एचटेट स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और साथ में इसकी रिवीजन ज़रूर करनी है, और नोट्स भी अपने साथ के साथ ही बनाते जाएं, ताकि दोबारा जब हम रिवीजन करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, डायरेक्ट हम अपने नोट्स पर ही काम कर सकें, दोबारा से हमें पूरा चैप्टर रिवाइज ना करना पड़े, डायरेक्ट नोट्स को ही हम रिवाइज कर पाएँ। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही थी, बता रही थी, इसे नोट कर लीजिए, उसको आप ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए, ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं इनको ज़रूर नोट करना है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आती ही आती है, 1 नंबर में आए या 2 में आए, या चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2-3 नंबरों में आए, परंतु हमारी जो ये स्टेटमेंट्स है ये अवश्य आती है हमारे पेपर में। तो इसको ज़रूर नोट करना है, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अच्छे से 1-2 बार आप पढ़ोगे, लिख कर देखोगे तो आराम से आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए एक बार मैं इसको रीड करवा देती हूँ। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा कहा गया है।
यदि गद्य कवि की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया है। आगे देखिए, अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। ये रैल्फ फॉक्स के द्वारा कहा गया है। चलिए इसको नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट ज़रूर आती है पेपर में। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने हमारे 2 बैलों की कथा नामक कहानी का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ेंगे और जब पेपर आने तक हमारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। जैसे हम चैप्टर ख़त्म करते जाएंगे साथ के साथ क्वेश्चंस भी इसके ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी साथ के साथ रिवीजन हो जाए। जब भी ये चैप्टर ख़त्म होगा साथ ही हम इसके नेक्स्ट डे ही हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे हम पता चलता है कि हमारी कितनी रिवीजन हो गई है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बच्चों, ये वीडियो स्पेशल एचटेट स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है वीडियो। हमारे एचटेट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको आप शेयर कीजिए, ताकि उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो। चलिए मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और आज आपको इसके नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ रिवाइज करना है। सो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने लोगों तक ये पहुँचेगी वीडियो, और उतनी ही ज़्यादा स्पेशली हमारे एचटेट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल बन जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।